हेलो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत है, जहाँ पे हम दो चार्जों के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखेंगे। दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसको कूलम्ब्स ने बताया था, इसलिए हम यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ भी बोलते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग पढ़े थे, दो मास पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स है। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इज नोन एज इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, फोर्स दो चार्ज के बीच में फोर्स। हमेशा एक पे तो फोर्स लगेगा नहीं, जब भी होगा तो किसी पे लगेगा, किसी के कारण, तो दो एटलीस्ट होना चाहिए। इसीलिए दो चार्जों के बीच में लगने वाला फोर्स, जिसका मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स ने दिया था। तो हम कूलम्ब्स लॉ पे फिर आते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या है, कैसे उन्होंने कंक्लूड किया? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद बताया जो दो चार्जों के बीच में जो फोर्स लगता है एक दूसरे के विपरीत लगता है डायरेक्शन में। अगर एक पे हो सकता है पहले लाइक चार्ज हो सकता है, तो लाइक चार्ज में देखा अगर ये एक चार्ज है, दूसरा ये चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल कर रहा था तो इधर रिपेल करेगा, तो ये इसको इधर रिपेल कर रहा था। तो एक का फोर्स का डायरेक्शन इधर इस साइड है, लेफ्ट है, आपका लेफ्ट होगा तो इधर दूसरे पे राइट होगा। ठीक है। उसी तरह से अगर अनलाइक होता तो ये इसको अगर अट्रैक्ट करता तो इधर जाता, तो फोर्स डायरेक्शन इधर हुआ। ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इधर खींचेगा, तो फोर्स डायरेक्शन इधर हुआ। तो हमेशा दोनों के डायरेक्शन, दोनों का पे जो फोर्स लगता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन इक्वल लगता है। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन जो होता है दो चार्जों के बीच में इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, जिसका मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स ने बोला था कि इन दोनों के प्रोडक्ट का, चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच के डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स along the line joining between them। हमेशा दोनों के बीच के सेंटर टू सेंटर फोर्स लगाता है। along the line joining between them हमेशा कूलम्ब्स लॉ चार्ज पार्टिकल के लिए हम अप्लाई करते हैं, या फिर अगर स्फेरिकल टाइप का बॉडी है तो उसके सेंटर टू सेंटर लेते हैं। तो along the line joining between them and its magnitude is directly proportional to product of their charges। दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर कर लेंगे, जिसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ भी बोलते हैं। ठीक है। अब ये मैग्नीट्यूड कैसे कंक्लूड किया उन्होंने? तो हम यहाँ पे दो चार्ज ले रहे हैं, Q1 और Q2, जिसको आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस आर डिस्टेंस पे रखा गया है। इस तरह से हम दो चार्ज ले रहे हैं। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। मान लेते हैं दोनों का नेचर सेम है, प्लस चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना माने हैं? R। चार्ज हुआ लाइक, दोनों पॉजिटिव चार्ज। लाइक चार्ज रिपेल करेगा, तो इस पे फोर्स लगेगा इसके कारण, 1 के कारण, F फोर्स 1 के कारण, 2 पे लगेगा फोर्स 1 के कारण।
इस पे जो फोर्स लगेगा 1 पे 2 के बराबर लगेगा। हमेशा जो फोर्स लगेगा लाइन ज्वाइनिंग, दोनों को एक लाइन से मिलाइए, उसी लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, आइदर रिपल्सिव आइदर अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे लाइक चार्ज है इसलिए रिपल्सिव लगेगा। चलिए, तो कूलम्ब्स का ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस का। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स बराबर लगेगा, अगर वेक्टर के फॉर्म में देखें F12 जो है F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। हम मान लेते हैं उसको F के बराबर, एज्यूम करके ये इसका मैग्नीट्यूड दोनों बराबर है तो F के बराबर है। तो कूलम्ब्स ने क्या बोला था, उसका पहला स्टेटमेंट था कि ये प्रोडक्ट जो फोर्स लगेगा वो उसके प्रोडक्ट का, चार्ज के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 गुना Q2, ये पहला इक्वेशन मिल गया। दूसरा बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस r माना गया है। तो उसके अनुसार से फोर्स का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ 1/r²। इक्वेशन नंबर 2, ये मॉड लगा है, मॉड का मतलब ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों बराबर होगा, उसको F माने। चलिए, अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग, एक साथ ले लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r² होगा, Q1 Q2 बटा r² हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एक आता है, इसको हम K बोलेंगे, K Q1 Q2 बटा r²। तो ये निकला फोर्स का फॉर्मूला, ये हुआ फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब बात आया K क्या है। Where K is equals to कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आप बोल सकते हैं, कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 1/4πε0 होता है, 1/4πε0 होता है। अब ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट। ये परमिटिविटी कहलाता है, ये परमिटिविटी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी होता है, किसी भी स्पेस का, किसी भी मीडियम का एक परमिटिविटी होता है चार्ज के लिए। तो यहाँ पे ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि अभी जो चार्ज लेके चल रहा है वो फ्री स्पेस में लेके चल रहा है, अगर मीडियम में होगा तो चेंज कर जाएगा फोर्स,
तो मीडियम में बताएंगे आगे। अभी फ्री स्पेस के लिए देख रहे हैं, फ्री स्पेस या एयर ले सकते हैं आप, जहां इसका वैल्यू आपका होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। कैसे हुआ? तो यहाँ पे अगर पुट करिएगा इस फॉर्मूले में तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, F = 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r²। ε0 को इधर ले जाइए, ε0 = Q1 Q2 बटा 4πF इंटू r²। अब देखिए यहाँ पर से यूनिट निकल जाता है, Q1 Q2 चार्ज का यूनिट कूलम, कूलम इंटू कूलम स्क्वायर। इसका 4π का कोई यूनिट होगा नहीं, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन हुआ। r² डिस्टेंस है, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो ε0 का यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशन भी हो सकता है, बिहार बोर्ड वाला का डायमेंशन पूछता है, फ्री स्पेस ε0 का परमिटिविटी और परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है। तो डायमेंशनल फार्मूला निकालना है आपको, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको निकालना है तो क्या कर सकते हैं, ε0 का डायमेंशन, कूलम चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन कल बताए थे 80 या 80, तो 80 का स्क्वायर a² t²। फोर्स का डायमेंशन बताए थे पहले mL/t-2 और l²। सबको ऊपर ले जाइएगा, एक ही m है, ऊपर जाके m-1 हो गया, l2 1 3 l-3, t जाके 2 हो जाएगा और 2 2 4 t4 और a2, ये डायमेंशन आ गया ε0 का। तो क्या क्या पढ़े, दो चार्ज के बीच में फोर्स हमेशा लगता है उसके दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग। लाइक चार्ज हुआ तो रिपेल करेगा, अनलाइक हुआ तो अट्रैक्ट करेगा। जो भी फोर्स लगाएगा एक दूसरे पे, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। अब वो मैग्नीट्यूड कूलम्ब्स ने बताया था कि दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए आया Q1 Q2 का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डिस्टेंस का स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स, दोनों कंबाइंड किए। एक यहाँ पे कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का वैल्यू 1/4πε0 होता है। ε0 परमिटिविटी और फ्री स्पेस, इस मीडियम का, हर एक मीडियम का अपना परमिटिविटी होता है। अगर सेम चार्ज हम ले रहे हैं, इधर भी 1 कूलम इधर 2 कूलम ले रहे हैं, इसको हम हवा में रखें, उसको हम ऑयल में रखेंगे, उसको हम वाटर में रखेंगे, उसको अलग मीडियम केरोसिन में रखेंगे, तो हर जगह दोनों पे फोर्स का वैल्यू अलग अलग लगेगा। वो आपने चारों तरफ के मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो कैसा फोर्स लगाएगा। तो उस मीडियम के लिए एक परमिटिविटी, एक वैल्यू बनाया गया, बोल सकते हैं। हर एक मीडियम का अलग अलग अपना परमिटिविटी होता है। तो यहाँ पे हम फ्री स्पेस के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो ε0 यूज कर रहे हैं, जिसका वैल्यू फ्री स्पेस का 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। यूनिट की बात करें तो वहां से यूनिट निकालने के लिए बता दिए, कहाँ से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसका डायमेंशन ε0 का, परमिटिविटी और फ्री स्पेस का, या कोई भी परमिटिविटी बोलिए जनरल, तो m-1 l-3 t4 a2। ठीक है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको कॉपी में। तो सबसे हम देखे थे अभी कि दो चार्ज को फ्री स्पेस में रखते हैं तो कितना फोर्स लगता है। अगर उसी दो चार्ज को अगर हम मीडियम में रख देते हैं, किसी एक मीडियम में रखते हैं, तो फोर्स कितना लगेगा।
तो हम एक मीडियम में रखे हैं जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है। फ्री स्पेस का था तो एप्सिलॉन नॉट लगता है, मीडियम का था एप्सिलॉन है, जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी मतलब कि फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में उसका परमिटिविटी क्या है, वो ER है। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, तो किसी मीडियम में रखे हैं तो जो फोर्स होगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले होता था, लेकिन अब परमिटिविटी एप्सिलॉन हो गया, तो हम यहाँ पे एप्सिलॉन रखेंगे और Q1 Q2 बटा R², ये हो गया फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER के टर्म में आप कैसे लिखिएगा, तो रिलेटिव परमिटिविटी पे चलते हैं आप। रिलेटिव परमिटिविटी या जिसको आप डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। रिलेटिव हमेशा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में हमेशा देखते हैं। तो इसका मतलब दैट इज जो ER होगा वो पर मीडियम का परमिटिविटी बटा फ्री स्पेस का परमिटिविटी हो जाएगा। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होगा हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू फ्री स्पेस होता है, इसलिए उस मीडियम का परमिटिविटी को हम डिवाइड करेंगे फ्री स्पेस के परमिटिविटी से, तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी देगा। अब हम इसको आप यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटू ER। तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन के जगह पे एप्सिलॉन नॉट इंटू ER Q1 Q2 बटा R²। ये फिर से K था, तो F इक्वल टू K बटा एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं ER, ये K हो गया पूरा बटा R², ये हो गया फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 पहले अगर फ्री स्पेस में होता K Q1 Q2 बटा R², तो 1/ER टाइम्स क्या हो गया, घट गया। ठीक है, तो मीडियम में कम फोर्स लगा। एक चीज है, इसका वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू है, अभी हम लोग पढ़े थे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू जो होता है 8.854 × 10⁻⁻12 था। ठीक है, तो वो याद करना अब नहीं है। ठीक है, इसका डायरेक्ट वैल्यू आप याद कर लीजिए कि K का वैल्यू जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें सब वैल्यू पुट करिएगा, 4 पाई का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करिएगा, तो ये आएगा 9 × 10⁻⁹ है ना। अब इसका यूनिट देखेंगे तो ये पूरा K है, तो इधर जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा K है, तो इधर सब जाएगा। ठीक है, तो ये याद करना आपका आसान, तो डायरेक्ट याद करिए K का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पास नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻⁹ याद करना भी आसान है। अब उतना वैल्यू पुट करिएगा इसका, फिर 4 फिर 5 छोड़िए 7। ठीक है, तो ये फोर्स का लगा वैल्यू, ये फोर्स का हुआ किसी मीडियम में, उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा डिवाइड जितना फ्री स्पेस में होता है। ठीक है, चलिए यहां पे क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड एट 1 मीटर डिस्टेंस। स्मॉलेस्ट फोर्स निकालना है, चार्ज का वैल्यू दिया नहीं, सिर्फ डिस्टेंस दे दिया 1 मीटर। अब सोचिए कि स्मॉलेस्ट फोर्स कैसे निकलेगा दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। सबसे छोटा फोर्स निकालना है, तो सबसे छोटा फोर्स होने के लिए सबसे छोटा चार्ज होना चाहिए, और सबसे छोटा चार्ज आप जानते हैं एलिमेंट्री चार्ज से छोटा होता नहीं है। तो दोनों जो चार्ज है उसका वैल्यू हम एलिमेंट्री चार्ज के बराबर ले लेते हैं,
ई के बराबर। तो फॉर स्मॉलेस्ट फोर्स we can take a smaller charges, मतलब Q1 और Q2 दोनों सबसे छोटा चार्ज लेंगे, किसके बराबर? एलिमेंट्री चार्ज E, और E का वैल्यू पढ़े 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मीटर। फार्मूला आप जानते हैं। हाँ, एक चीज और, क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का या मीडियम का, तो आप हमेशा फ्री स्पेस लेके बनाइएगा। उस क्वेश्चन में फ्री स्पेस मान के बनाइएगा अगर मीडियम के बारे में मेंशन नहीं है तो। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। F इक्वल टू, इसका वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 बटा 1 मीटर का स्क्वायर। कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 28 न्यूटन। मतलब दो चार्ज के बीच में इससे छोटा फोर्स नहीं लग सकता है। समझ में आया? क्वेश्चन में चार्ज के बारे में नहीं दिया था, सिर्फ स्मॉलेस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स हुआ, सबसे छोटा फोर्स। सबसे छोटा फोर्स हम पढ़े थे कूलम्स लॉ में कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है। तो छोटा फोर्स के लिए छोटा चार्ज, सबसे छोटा चार्ज, सबसे छोटा एलिमेंट्री चार्ज, उससे छोटा चार्ज नहीं होता है। इसलिए दोनों Q1 Q2 का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम ले लिया गया है। ठीक है, अब इस कूलम्स लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि दो चार्ज के बीच में फोर्स अगर दो से ज्यादा होता है, किसी एक सिस्टम में 3 चार्ज दे दिए, 4 चार्ज दिया हुआ है, तो किसी एक चार्ज पार्टिकल पे हम फोर्स कैसे निकालेंगे? तो एक चार्ज पार्टिकल पे बाकी सब चार्ज मिलके फोर्स लगाएगा, हर एक का अलग अलग डायरेक्शन होगा। तो वहां पे हम फॉलो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। फोर्स जो होता है वो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, जितना भी रहा एन तक, तो नेट फोर्स देगा उस चार्ज पार्टिकल को। तो ये सुपरपोजिशन पे ऐसा नहीं कि सबका मैग्नीट्यूड निकालने जोड़ दिए, ये नहीं होगा, यहाँ वेक्टर सम करना पड़ेगा। जो हम फॉर्मूला बताए थे, दो फोर्स का अगर एक दो वेक्टर है A और B, तो उसके बीच का अगर एंगल थीटा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी कॉस थीटा है। उसी तरह से यहाँ वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा दो चार्ज पार्टिकल में बताए थे कि एक दूसरे बीच में रिपल्सन या अट्रैक्शन के फोर्स लगता है, एक लगाता है फोर्स। तो इसलिए इसमें बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है एक्शन और रिएक्शन के फोर्सेस है। एक्शन और रिएक्शन, एक एक्शन दे रहा है उसका रिएक्शन भी मिल रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव नेचर का होता है। बताया था ग्रेविटेशनल फोर्स में या वर्ग में बताए थे कि फोर्स दो तरह का होता है, कंजर्वेटिव और अनकंजर्वेटिव, जिसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आया था कंजर्वेटिव फोर्स। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो एक यहाँ पे हम क्वेश्चन लिए, इसी पे बनेगा, इसको समझाने के लिए पहले वाले को 3 चार्ज लिए हैं Q1 Q2 Q3, जिसको किसी इलेक्ट्रॉन ट्रायंगल पे रखें। सभी साइड्स वैल्यू 5 मीटर है, 5 सेंटीमीटर है। एक चार्ज है 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, दूसरा चार्ज है नेगेटिव है -2.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम, तीसरा चार्ज है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलम। एक ट्रायंगल पे रखा हुआ, तीनों साइड का वैल्यू बराबर है। आपको निकालना कि फाइंड द नेट फोर्स ऑन Q3। आप पॉज करके बना के देख सकते हैं।
उसके बाद आप देखिए आगे वीडियो सही होता है कि नहीं। चलिए हम यहाँ पे करके बताते हैं आपको। हमको F3 पे फोर्स, तो Q3 पे Q1 भी लगाएगा फोर्स आएगा। Q1 और Q3 हम लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज रिपेल करता है, तो रिपेल करेगा तो किधर जाएगा, Q1 रिपेल करेगा, इधर ये लगाएगा फोर्स कौन 1। 2 नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव, सिर्फ हमको Q3 पे निकालना है, इसलिए Q3 पे कौन कौन लगाया कुछ नहीं सोच रहा है। तो Q3 पहले Q1 लगाया, रिपेल किया क्योंकि लाइक चार्ज है। Q2 अनलाइक है इसलिए अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ फोर्स से। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 होगा, तो इधर का एंगल हो जाएगा 180 होता है। चलिए, तो अब हमें F1 और F2 का मैग्नीट्यूड पता लग गया तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले F1 और F2 निकाल लिया जाए, ठीक है। F1 के फोर्स लगेगा Q1 और Q3 के बीच में, Q1 Q3 बटा डिस्टेंस है r²। K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 का वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -7, Q3 का वैल्यू 1 इंटू 10 टू द पावर -7 बटा, अब डिस्टेंस देखिए 5 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना पड़ेगा तो 0.05 मीटर लिख सकते हैं, 0.05 का होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 0.18 न्यूटन, 0.18 न्यूटन। उसी तरह से F2 निकालिएगा के, तो F2 किसके किसके बीच में है, Q3 और Q2 के बीच में, Q2 एंड Q3 बटा r²। डिस्टेंस वही रहेगा फिर से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 2 का है वैल्यू, निगेटिव यहाँ लेना नहीं है, निगेटिव से सिर्फ डायरेक्शन शो करेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू ले लीजिएगा, निगेटिव के मतलब ही इधर आया है ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 बाई 0.05 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.09 न्यूटन आएगा। दो फोर्स पता चल गया, वेक्टर सम हमको निकालना, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो एक्चुअली एफ नेट जो होगा वो वेक्टर सम किसका होगा, F1 प्लस F2 का होगा। तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, F1 का वैल्यू आया है 0.18 का स्क्वायर और F2 का वैल्यू आया है 0.09 का स्क्वायर, 2 इंटू 0.18 इंटू 0.09 इंटू cos 120 डिग्री, cos 120 का वैल्यू -1/2 होता है, ठीक है। तो वैल्यू सब कुछ पुट करिएगा तो सब कुछ कैलकुलेट करके आंसर आता है आपका 0.1558 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा आपका। सब कैलकुलेट, इसका वैल्यू cos 120 का वैल्यू होता है -1/2, रखिएगा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखना होता है आपका कि चार्ज का नेचर कैसा है, दोनों सेम नेचर का था इसलिए रिपेल किया, ये दोनों अपोजिट का था तो अट्रैक्ट किया, ये दोनों के बीच में एंगल पता होने से 120 हुआ, फिर वेक्टर सम कर दिया। तो इंडिविजुअल पहले फोर्स लगा लीजिए, निकाल लीजिए कूलम्ब्स लॉ के अनुसार से, फिर निकाल दीजिए नेट फोर्स, ठीक है।